नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र से हमारा अध्याय संसद पार्ट 3 कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए, इससे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब चलते हैं हम प्रश्नों पर। प्रश्न जो है एक है, दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। तो भारत की संसद एक तरफ राज्यसभा, दूसरे तरफ लोकसभा। तो राज्यसभा में दिया है कि 250 से अनधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित और 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। और राज्यसभा में दिया है, लोकसभा में दिया है 552 से अनधिक सदस्य, 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 200 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन। तो यहाँ दिया है एंग्लो इंडियन तथा एक्स। तो एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा। तो हमें यहाँ बताना है कि एक्स के स्थान पर क्या रखना है। तो ऑप्शन एक है, वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं है, जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के भीतर सदन के लिए करवाना है। बी ऑप्शन है 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य। और सी है संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। और डी है महान न्यायवादी, जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, प्रश्नकाल में लोकसभा के 552 से अनधिक सदस्यों में से 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अनुच्छेद 81 और 2 से अनधिक राष्ट्रपति द्वारा नामित आंग्ल भारतीय हो सकते थे। अनुच्छेद 331 यानी संविधान के 104वां संशोधन के अनुसार अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नामित करने के प्रस्ताव को पूर्व निर्धारित समय सीमा यानी संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, बी है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, सी है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में और डी है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ के एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो एक है राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दो है राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करना है। तो ए दिया है केवल एक, बी दिया है 2 और सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, 1 और 2 दोनों। देखिए,
संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार जो है राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। प्रश्न 4 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? 1 है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। 2 है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कूट में से कौन सही है? तो यहाँ दिया है 1 और 2 में से कोई भी सही नहीं है। बी है 1 और 2 दोनों सही है। सी है केवल 1 और डी है केवल 2। तो क्या सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी जो है सही होगा। दोनों कथन जो है संविधान में उल्लिखित है। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों जैसे राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है कि राष्ट्रपति ऑप्शन 1 संसद का हिस्सा नहीं होता, बी संसद का हिस्सा होता है, सी संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, और डी है संसद में वोट दे सकता है। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, संसद का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है तो ए है केवल लोकसभा से, बी है लोकसभा और प्रधानमंत्री से, सी है लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, डी है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अगला प्रश्न है, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है तो ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, 2 राज्यसभा, 3 लोकसभा, 4 उपराष्ट्रपति। निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारा ये जो है 1 सही है, राष्ट्रपति भी हो जाएगा, 2 राज्यसभा हो जाएगा और 3 जो है लोकसभा हो जाएगा, लेकिन जो है उपराष्ट्रपति नहीं होगा। तो इस तरह से देखते हैं हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो ए है लोकसभा एवं राज्यसभा, बी है लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, और डी है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। ए है लोकसभा एवं राज्यसभा, बी है लोकसभा प्लस लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति, सी है राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, और डी है राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है सी होगा, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? ए है राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा, बी है लोकसभा राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्री, सी है लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, डी है लोकसभा राज्यसभा एवं संसदीय सचिवालय। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के घटक है केवल लोकसभा और राज्यसभा, बी है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा, सी है लोकसभा राष्ट्रपति मंत्री परिषद, डी है लोकसभा राज्यसभा एवं मंत्री परिषद। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग्य नहीं है? तो राष्ट्रपति ए है, बी में उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर इसमें? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा नहीं होता है। संसद का हिस्सा केवल राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है। देखिए, भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 के उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः दिए गए विकल्प में जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य भाग है, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का भाग्य नहीं होता है।
संसद का भाग नहीं होता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार और डी है 4 बार। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 बार। देखिए अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद में प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 वर्ष यानी 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, 4 महीने का, 6 महीने का और 1 वर्ष का, जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो हो जाएगा यहाँ क्या आंसर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने का। अगला प्रश्न है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, 1 है अध्यक्ष लोकसभा, 2 है उपाध्यक्ष लोकसभा, 3 है महासचिव लोकसभा, 4 है अध्यक्ष राज्यसभा। नीचे दिए गए कूट को पहचानिए और सही उत्तर बताइए। तो यहाँ जो है संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति अनुच्छेद 89, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 तथा संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98। इस प्रकार जो है इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद यानी विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो ए है 60 दिन, बी है 90 दिन, सी है 120 दिन और डी है 150 दिन। तो अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद जो है 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 60 दिन। अगला प्रश्न है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो ऑप्शन ए है 6 माह, 2 है 2 माह, सी है 3 माह और डी है 1 वर्ष। उपरोक्त में से कौन सही है? तो 2 माह यानी 60 दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद से 18 नंबर प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 60 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम एक सांसद यानी विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। ए है राज्यसभा का, बी लोकसभा का, सी है पंजाब विधानसभा का और डी राजस्थान विधानसभा का। तो सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, ऑप्शन ए है सरकार में विश्वास खो देता है, बी लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, सी किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, डी है मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन करता है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है कि संसद यानी निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता को छूट देता है। 2 है उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। 3 है शब्द लाभ का पद जो है भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। उपयुक्त में से सही कथन चुनना है। तो ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है 2 और 3 और डी है 1, 2, 3। तो संसद जो है अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार वर्ष 1993, 1999, 2000, 2006 तथा 2013 में संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निरर्हता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में केवल जो है 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ये सही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी है संघीय संसद, उसके बाद से सी है उच्चतम न्यायालय और डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 104, बी है अनुच्छेद 105, सी है अनुच्छेद 82 और डी है अनुच्छेद 117। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो क्या होगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो यह है चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बी है संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, सी है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, डी है अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 127, बी है अनुच्छेद 122, सी है अनुच्छेद 126, डी है अनुच्छेद 139। तो क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 122। संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। ए है संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, बी है संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को और सी है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, डी है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है डी होगा, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित है, दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। तो यह है केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। बी राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। सी है किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना
नहीं है। डी है मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो ए है राष्ट्रपति की इच्छा से, बी है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, सी है किसी भी परिस्थिति में, डी है संबंधित राज्यसभा के विधानमंडल से पूछकर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, राज्यसभा, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करें कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन में होने की स्थिति में अनुच्छेद 353 के तहत तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ए है अनुच्छेद 249, बी है अनुच्छेद 250, सी है अनुच्छेद 252, डी है अनुच्छेद 253। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक, एक है भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे, 2 है राज्यसभा प्रस्ताव पारित करने की ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, 3 है विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, और 4 है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो उपयुक्त कथन पर विचार करते हुए अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनना है। तो ये है 1, 2 तथा 3, बी है 2, 3 तथा 4, सी है 1 तथा 2 और डी है 2 तथा 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, 2 तथा 4। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो ये है सभी राज्यों की सहमति से, बी है बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, सी है संबंधित राज्यों की सहमति से और डी है बिना किसी राज्य की सहमति से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिना किसी राज्य के सहमति से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम इसी प्रकार के प्रश्नों को लेकर। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।